नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आईएएस प्रेप पर। जीएस का मॉक टेस्ट हम कर रहे हैं। यूपीपीसीएस प्री परीक्षा के साथ साथ अन्य परीक्षाओं के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हम मिक्स टेस्ट कर रहे हैं, यानी कि कई सब्जेक्ट के प्रश्न यहाँ पर लेते हैं। नॉर्मली 3 सब्जेक्ट्स के प्रश्न यहाँ पर इस समय हम लेकर चल रहे हैं। जैसे आज का टेस्ट, ये जो तीसरा टेस्ट है इस श्रृंखला का, इसमें हमने जनसंख्या और नगरीकरण जो टॉपिक होता है उसमें से नगरीकरण के 10 प्रश्न रखे हैं। जनसंख्या के, जनगणना के नहीं, मतलब जनसंख्या से संबंधित नहीं, नगरीकरण से संबंधित। जनसंख्या जनगणना के तो हैं ही है डेटा, जनगणना में ही वो आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं। और यहाँ पर 10 प्रश्न आपको मिलेंगे विज्ञान, और विज्ञान में भी मैं बता दे रहा हूँ रसायन विज्ञान से, यानी केमिस्ट्री से। और 5 प्रश्न यहाँ पर जो सामान्य प्रश्न होते हैं कंप्यूटर के, तो कंप्यूटर के 5 प्रश्न आपको इसमें मिलेंगे। ये 25 प्रश्न हम करेंगे। मैं ओम प्रकाश पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त। चलिए शुरू करते हैं इस टेस्ट को। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दीजिए, स्कोर अपना शेयर कीजिए। पहला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनगणना नगर की विशेषता नहीं है? जनसंख्या कम से कम 5000, 75% कार्यशील पुरुष, गैर कृषि कार्यों में संलग्न, 75% आवास पक्के, जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और इसका सही उत्तर है सी, ये नहीं है। पहला, दूसरा और चौथा यानी ए, बी और डी जो विकल्प दिए हैं ये जनगणना नगर की विशेषताएं हैं। प्रश्न संख्या 2 लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लगभग कितने करोड़ लोग नगरों में निवास करते हैं? बहुत ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा, बहुत ध्यान से उत्तर दीजिएगा। पहला विकल्प है 37.71 करोड़, दूसरा विकल्प है 31.15 करोड़, तीसरा है 35.9 करोड़ और चौथा है 40 करोड़। और इसका सही उत्तर है, कितने लोग निवास करते हैं 2011 की जनगणना के हिसाब से बात हो रही है, तो 37.71 करोड़। यहाँ पे प्रतिशत की बात नहीं हो रही है, ये आपको ध्यान रखना था। प्रश्न संख्या 3, जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या के प्रतिशतता के अनुसार निम्नलिखित में से सही अवरोही क्रम है, यानी कि सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, उसके बाद कहाँ, फिर ऐसे ऐसे 4 ये स्टेट दिए हुए हैं। हिमाचल प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, असम, ये 4 स्टेट हैं। मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूँ, देखिए। और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है, उसके बाद बिहार, और फिर प्रतिशतता में असम है, और फिर उड़ीसा। अच्छे से याद रखिएगा, एक भी पूछा जा सकता है विकल्प आपसे कि सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाई जाती है ऐसी जनसंख्या। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या निवास करती है? ये चौथा प्रश्न है, बहुत ध्यान से इसको भी आपको देना है। यहाँ पे देखिए, जो ऐसे प्रश्न होते हैं फैक्चुअल, उसको ध्यान से पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। 4 विकल्प हैं, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। और इसका सही उत्तर आप बताइए, किस राज्य में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या निवास करती है? और इसका सही उत्तर है सी, महाराष्ट्र में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या निवास करती है। ये ध्यान रखिएगा, प्रतिशत नहीं यहाँ पूछ रहा है, यहाँ आपसे पूछ रहा है संख्या, ठीक है ना, यानी कि टोटल संख्या कितनी है, नंबर्स पूछ रहा है। प्रश्न संख्या 5, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को कहा जाता है मेगा सिटी, मेट्रोपोलिस, मेगालोपोलिस, और इनमें से कोई नहीं। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो नगर होते हैं, और इसका सही उत्तर है 5 का बी, उनको मेट्रोपोलिस कहा जाता है। ये मेगा सिटी कौन से होते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रश्न संख्या 6, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 53 महानगरों में देश की कुल नगरीय जनसंख्या का कितने प्रतिशत अधिवासित है? प्रश्न पूछा जा चुका है ये। 42.6%, 46.2%, 31.16%, 80.6%। और इसका सही उत्तर है, आप अपना टिक कर लीजिए, ए, 42.6%। प्रश्न यहाँ पर है कि जो 53 महानगर हैं उसमें कितनी नगरीय जनसंख्या का रहती है। मान लीजिए कि 100 टोटल नगरीय जनसंख्या है पूरे भारत में, तो उनमें से ये 53 महानगरों में 42.6% जनसंख्या रहती है, ये बात है। प्रश्न संख्या 7 हम लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे छोटा 10 लाखीय नगर है। सबसे छोटा 10 लाखीय नगर कौन सा है? कोटा, इलाहाबाद, जमशेदपुर, तिरुचिरापल्ली। जनगणना 2011 के अनुसार आपको बताना है, और इसका सही उत्तर है कोटा। ये सबसे छोटा 10 लाखी नगर है। जो लिस्ट दी होती है उसमें सबसे नीचे यही रहता है, यानी कितने नंबर का, 53वां नगर जो है वो यही हो जाएगा। टोटल 53 है ना।
निम्नलिखित में से कौन सा नगर प्रशासनिक नगर के रूप में नहीं स्थापित किया गया? चंडीगढ़, दिसपुर, बोकारो, गांधीनगर। नगरों के प्रकार होते हैं, कुछ प्रशासनिक नगर होते हैं, धार्मिक नगर होते हैं, राजधानी नगर होते हैं, औद्योगिक नगर होते हैं। तो प्रशासनिक नगर के रूप में किसे नहीं स्थापित किया गया इन चारों में से? और इसका सही उत्तर है बोकारो। बोकारो कैसा नगर है आपको बताना है। चंडीगढ़, दिसपुर, गांधीनगर ये प्रशासनिक नगर के रूप में स्थापित नगर हैं। प्रश्न संख्या 9, जनगणना 2011 के अनुसार, प्रतिशत के अनुसार यहाँ पर बात हो रही है, भारत के सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का सही अवरोही क्रम है। यहाँ पे मैंने स्पष्ट तौर पर लिख दिया प्रतिशत के अनुसार। सबसे ज़्यादा कहाँ में प्रतिशत के तौर पर जनसंख्या नगरीय है? गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, यही 5 स्टेट दिए हुए हैं। इन चारों विकल्पों में से आप सही विकल्प का चुनाव कीजिए, अपना उत्तर दीजिए। और इसका सही उत्तर है ए, GMTKM। ये याद रखना है, GMTKM। जी से गोवा है, M से फिर मिजोरम है, फिर तमिलनाडु, फिर केरल, फिर लास्ट में 5वें नंबर पर महाराष्ट्र आता है। फार्मूले में भी आपको बहुत चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन पश्चिम एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? ऐसे प्रश्न भी अक्सर पूछे जाते हैं। पहला विकल्प है इजराइल, दूसरा है कुवैत, तीसरा कतर और चौथा विकल्प है सऊदी अरेबिया। और इसका सही उत्तर है 10 का सी, पश्चिम एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, कतर। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ लगभग 100% जनसंख्या यहाँ की नगरों में ही रहती है। 100% पूरा आंकड़ा नहीं है, 99.38%। ये जितना डेटा उपलब्ध है उसमें यही मिल रहा है। आप नेट पे गूगल कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, तो यही आपको मिलेगा। और यहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो 4 विकल्प हैं यही है। और ये विश्व स्तर पर भी ये अच्छा स्थान रखता है, मेरे ख्याल से प्रथम भी हो सकता है, आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 11, यहाँ से अब जो प्रश्न शुरू हो रहे हैं वो विज्ञान से, रसायन विज्ञान से संबंधित हैं। मैं पहले आपको बता चुका हूँ। निम्नलिखित में से अशुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। पोटेशियम ब्रोमाइड फोटोग्राफी, पोटेशियम टार्ट्रेट बैकरी, पोटेशियम नाइट्रेट बारूद, पोटेशियम सल्फेट स्टील। कौन सा अशुमेलित है, कौन सा युग्म? जो ये पदार्थ दिए हैं उनके उपयोग की बात हो रही है कि किन क्षेत्र में किया जाता है, किस चीज़ में। और इसका सही उत्तर है 11 का डी, पोटेशियम सल्फेट का। स्टील में ऐसा कोई उपयोग नहीं होता है। बाकी ये तीनों सही है, याद रखिएगा, बहुत बार प्रश्न इससे पूछे गए हैं। प्रश्न संख्या 12, जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती हैं क्योंकि उनमें विद्यमान होती है। जो जस्तेदार चादरें होती हैं, 4 विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प है शीशे की परत, जस्ते की परत, वंग की परत, चांदी की परत। और इसका सही उत्तर है 12 का बी, जस्ते की चादरें जो होती हैं उस पर जस्ते की परत ही चढ़ी होती है, इसलिए वो जंग से बची रहती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 13, गैस पदार्थ की वह अवस्था है जिसका आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है। आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होता है। आकार निश्चित, आयतन अनिश्चित होता है। आकार अनिश्चित व आयतन निश्चित होता है। सोच समझकर अच्छे से पढ़िए, 5 सेकंड का समय है आपके पास। और इसका सही उत्तर है आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। गैस का ये निश्चित नहीं होता है। ऐसी अवस्था को गैस कहते हैं, पदार्थ की ऐसी अवस्था को। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से किसका संपीड़न सबसे आसानी से किया जा सकता है? गैस, द्रव, ठोस, शुद्ध पदार्थ। किसे सबसे आसानी से कंप्रेस्ड किया जा सकता है, संपीड़ित किया जा सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। और इसका सही उत्तर है गैस। गैस को सबसे आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, प्रश्न संख्या 15 में पूछा जा रहा है आपसे। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और आयरन। कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पृथ्वी पर पाया जाता है? ये 4 विकल्प आपके पास हैं और इसका सही उत्तर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है इन चारों में। चारों में क्या, सबसे ज़्यादा यही पाया ही जाता है। 49.9% पाया जाता है। आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो चारों क्रम दिए हुए हैं, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और लोहा, आयरन, तो ये चारों अवरोही क्रम दिए हुए हैं। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर लोहा पाया जाता है। प्रश्न संख्या 16 पे चलते हैं। किसी विशेष दाब पर वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव जमता है। किसी विशेष दाब पर एक निश्चित दाब हो और एक नियत ताप हो, जब द्रव जम जाए तो उसे क्या कहते हैं? द्रवणांक, ओशांक, हिमांक, क्वथनांक। और प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर है सी, उसे क्या कहेंगे? हिमांक कहेंगे। प्रश्न संख्या 17, मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले तत्वों की औसत मात्रा का प्रतिशतता के हिसाब से सही अवरोही क्रम है।
मनुष्य के शरीर में, पढ़ लीजिए इसको, पॉज करके वीडियो देख लीजिए, जितने तत्व पाए जाते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत में क्या पाया जाता है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये 4 दिए हैं। सबसे ज़्यादा वाला पहले, उसके बाद ऐसे सेट करना है। आप सोच समझ कर उत्तर दीजिए। और प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर है ए, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। 65% के लगभग ये ऑक्सीजन पाया जाता है एक स्वस्थ शरीर में, फिर उसके बाद कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन केवल 3% पाया जाता है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से सत्य कथन है या है, यानी कि 2 कथन दिए हैं, दोनों भी सही हो सकते हैं या गलत हो सकते हैं। परमाणु किसी तत्व तथा यौगिक का वह छोटा कण है जो किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग ले सकता है तथा स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है अणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। 4 विकल्प वही दिए हैं कि पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है या कोई भी सही नहीं है। सोच लीजिए। इस प्रश्न के लिए 8 सेकंड आपके पास समय है और इसका सही उत्तर है डी विकल्प पे मैंने सेट किया है, ना तो 1 ना ही 2। डी क्यों सही है? क्योंकि जो ये पहला स्टेटमेंट में जो विशेषता बताई जाए, पहले स्टेटमेंट में जो बातें कही जा रही हैं वो अणु के बारे में कही जा रही हैं, यानी कि अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, और दूसरे स्टेटमेंट में परमाणु के बारे में बात की जा रही है। ये उल्टा लिखा हुआ है, इसलिए दोनों के दोनों गलत हैं। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इलेक्ट्रॉन थॉमसन, न्यूट्रॉन चैडविक, प्रोटॉन हुंड। उपर्युक्त सभी सही सुमेलित हैं, सारे के सारे सही हैं। आपको बताना है कि कौन सा इसमें विकल्प सही है, सोच कर बताइएगा। खोज की बात हो रही है और प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर है सी, प्रोटॉन हुंड नहीं। प्रोटॉन की खोज किसने की थी ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 2-4 प्रश्न तो मैं पूछूंगा ही। लोग कहते हैं कि ज़्यादा प्रश्न पूछता हूं, लेकिन मैं पूछूंगा क्योंकि आप लोगों के हाथ पांव चलने भी ज़रूरी हैं। तो ये सभी सही नहीं है, ये कंफ्यूज करने के लिए विकल्प दिया गया था। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, प्रोटॉन की किसने की थी ये आप बताएंगे। प्रश्न संख्या 20 में पूछा जा रहा है द्रव्यमान संख्या, जो द्रव्यमान संख्या होती है वो किसके बराबर होती है? द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होती है ये आपको बताना है। इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के, प्रोटॉन माइनस न्यूट्रॉन की संख्या के, या इलेक्ट्रॉन माइनस न्यूट्रॉन की संख्या के। और प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को अगर जोड़ दिया जाए, बी विकल्प सही है, तो ये द्रव्यमान संख्या हो जाती है किसी पदार्थ की, किसी तत्व पदार्थ। कंप्यूटर के संदर्भ में कोबोल क्या है? अब यहाँ से 21 से 25 तक के जो प्रश्न हैं वो कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, बहुत जनरल प्रश्न है जो जीएस के तौर पर, जीके के तौर पर आपसे पूछ लिए जाते हैं। आउटपुट डिवाइस है कोबोल, या फिर इनपुट डिवाइस है, या भाषा है, या हार्डवेयर है। और प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर, बहुत सरल सा प्रश्न है, आप जानते होंगे कि एक कंप्यूटर भाषा है, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 22, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 11 मई, 2 फरवरी। और प्रश्न संख्या 22 बिल्कुल सिंपल सा है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आपको अगर आती है तो ठीक है। तो ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस होता है ना, एड्स। और 11 मई को कौन सा होता है? और 2 फरवरी को कौन सा होता है? ये 2 फरवरी को कौन सा होता है ना, आर्द्र वाला जो होता है, आर्द्र भूमि वाला, वो 2 को होता है। 11 मई को कौन सा होता है? अभी हमने करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस किया था, आप लोग बता दीजिएगा। प्रश्न संख्या 23, एनियक क्या है? विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर, विश्व का प्रथम विकसित रोबोट, और विश्व का प्रथम हिंदी भाषा वाला कंप्यूटर। चौथा विकल्प है हिंदी भाषा वाला कंप्यूटर। बताइए कौन सा सही है इसमें? और प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर है ए, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर क्या है? एनियक है। एनियक जो था वो विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कभी पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 24, 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं? 512 किलोबाइट, 1022, 1024, 8। और प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है अलग अलग परीक्षाओं में। 1024 क्या होता है? किलोबाइट 1 मेगाबाइट में। और ऐसे 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, मन करेगा तो बताइएगा। अभी 4 प्रश्न ही हुए हैं, बता दीजिएगा।
ठीक है ना। वैसे मैं बता दे रहा हूँ वो भी 1024 ही होता है, मत बताइएगा। कई बार लोग शक करने लगते हैं कि मुझे नहीं पता है इसीलिए मैं पूछ लेता हूँ। अरे मुझे नहीं पता होगा तो मैं पढ़ के बता दूंगा, मुझे कोई शर्म नहीं आती है पढ़ के आपको बताने में, सिखाने में, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किसे सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? 25वां और आज इस टेस्ट का अंतिम प्रश्न। सैन फ्रांसिस्को, बंगलुरु, हैदराबाद, ए और बी दोनों, यानी सैन फ्रांसिस्को और बंगलुरु दोनों को बताइए। और इसका सही उत्तर है कि सिलिकॉन वैली के नाम से दोनों को जाना जाता है। ये डी आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन वैली वैसे तो कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में, और दूसरा भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में है, ठीक है ना। तो दोनों को सिलिकॉन वैली के नाम से तो जाना ही जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ऐसे प्रश्नों में आप सावधान रहा करिए, प्रश्न को सही से पढ़िए कि पूछा क्या जा रहा है, केवल भारत का पूछ रहा है या केवल विश्व का पूछ रहा है, विश्व स्तर पर, या केवल अमेरिका का पूछ रहा है, या केवल पूछ रहा है कि सिलिकॉन वैली। तो ये दोनों के दोनों आंसर हो जाएंगे। पार्टिसिपेशन कम हो रहा है टेस्ट में, अगर पार्टिसिपेशन बढ़ता है तो मुझे ज़्यादा एनर्जी मिलती है और मैं ज़्यादा ऊर्जावान रहता हूँ, तो ज़्यादा काम कर सकता हूँ। व्यस्तता बहुत ज़्यादा है, कुछ मेरे अपने कार्यक्रम हैं, कुछ परीक्षाएं हैं, इस कारण से मैं कम समय दे पा रहा हूँ, लेकिन जो हो पाता है वो आपको देता हूँ। आप लोग इसमें सहयोग बनाए रखें। फिर मिलते हैं हम लोग किसी अन्य टॉपिक के साथ अगले टेस्ट में। टेस्ट आपको ऐसे रेगुलर मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।